नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड +10⁻⁸ कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C शोन इन फिगर। ठीक है, फिगर गिवन है, फिगर को ड्रॉ करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फिगर दे रखा है और उस पर चार्जेस रखे हुए हैं। ये है Q1 है जिसकी वैल्यू +10⁻⁸ कूलम है, और Q2 है ये जिसकी वैल्यू है -10⁻⁸ कूलम। ठीक है, Q1 Q2 हो गया। और इसको ज्वाइन करें अगर हम, थोड़ा सा और क्लियर फिगर बनाते हैं, ऐसे है केस। ठीक है, इसको ज्वाइन करें। ये है पॉइंट A और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0.1 मीटर था, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, ये 0.1 मीटर एंड दिस इज 0.1 मीटर। ये है पॉइंट C और एक पॉइंट ये रखा हुआ है अभी, इसकी भी डिस्टेंस 0.05 मीटर, कुछ इस तरह का केस दे रखा है। ठीक, अब हमें जो फाइंड करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट A, B एंड C। ठीक, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें सबसे पहले डायरेक्शन, अगर हमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। जब भी पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो पॉजिटिव चार्ज के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिखाएंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक, नेगेटिव चार्ज होगा तो किधर दिखाएंगे, टुवर्ड्स द चार्ज। बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले पॉइंट A को फाइंड करते हैं। पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, चार्जेस कितने हैं सिस्टम पर, 2 चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर शो करेंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक, अब पॉइंट पर ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज का मतलब कुछ ऐसे आएगा। मान लेते हैं इसको हम EA1 कह दे रहे हैं। अच्छा, जो हमारा चार्ज Q2 है जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव में हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो टुवर्ड्स द चार्ज ये शो कर देंगे। ये बन जाएगा आपका EA2। हमारे पास ये 2 डायरेक्शंस आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक, अब इनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड करते हैं। EA1 का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/4πε0, अभी हम लोगों ने डेराइव भी किया था इसको, Q/r²। ठीक, तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी, 9×10⁹। Q चार्ज कितना है, मान लीजिए Q1 का ही केस लेके चल रहे हैं अभी, 10⁻⁸ है। r², r डिस्टेंस कितना है A से, 0.05 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 90, ये वैल्यू 25 × 10⁻⁻4, और 90 को 25 से अगर डिवाइड करें, 25 3 75, 871.06, तो ये आ गया 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है ना, EA1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेकिन अभी हमारे पास चार्ज Q2 भी सिस्टम पे, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला विल बी सेम, 1/4πε0 Q2, इसको अगर Q1 लिख ले, r²। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम, हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, 9×10⁹। Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है ना, तो 10⁻⁸ ही हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना A से। अब Q2 चार्ज का देखना है, एंड द डिस्टेंस विल ऑल्सो सेम ही डिस्टेंस हमें मिल रहा है, स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों की वैल्यू का मैग्नीट्यूड EA1 और EA2 दोनों मैग्नीट्यूड कितने आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो EA2 भी हमारे पास आ गया 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट A ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। और इससे पहले भी जस्ट हमने टॉपिक पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं स्पेस पर, तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उनका सम, वेक्टर सम कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा, पॉइंट A। नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, 2, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, इनका हम वेक्टर सम कर देंगे। अब क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब वेक्टर सम में क्या हो जाएगा, दोनों एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएंगे। तो EA कितना आ जाएगा हमारे पास, EA की बराबर वैल्यू हो जाएगी EA1 + EA2, और 3.6 डबल कर देंगे, 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसका डायरेक्शन क्या बताएंगे, किधर की तरफ जा रहे हैं, दोनों टुवर्ड्स राइट।
ठीक, इस चीज़ को ब्रैकेट में मेंशन भी कर लीजिए, टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया है ई, ए कैलकुलेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अभी दो और बचे हैं पॉइंट्स, कौन कौन से, बी और सी। यहाँ तक आई होप कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। चले नेक्स्ट पॉइंट पर, बी पॉइंट पर चले, यहाँ तक क्लियर। सेम यही कॉन्सेप्ट बी के भी लगना है, सेम यही कॉन्सेप्ट सी के लिए लगना है। तो पहले तो बी को सॉल्व करते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, एट पॉइंट, बल्कि ये इस पर यहाँ यूज़ कर लेते हैं, एट पॉइंट बी, इसको देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बी पॉइंट पे पहला काम वही कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को शो कर लीजिए। बी पॉइंट हमारा ये Q1 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अवे शो कर दीजिए। तो ये आपका डायरेक्शन हमने बना दिया EB1 का। Q2 पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव केस में क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट बी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो टुवर्ड्स द चार्ज इस डायरेक्शन में चला जाएगा ये EB2। यानी कि जब हम बी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, इस केस में दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए हैं, ठीक ना। प्रीवियस केस में क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर ऑपोजिट। अब हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो EB1 पहले कैलकुलेट कर ले, EB1 अगेन द फॉर्मूला विल बी सेम, B1 यानी कि 1 की वजह से 1/r², और ये 9 × 10 की पावर 9 हो गया। Q1 कितना है हमारा, 10 की पावर -8 है। डिस्टेंस कितना है, चार्ज Q1 का B पॉइंट से 0.05 डिस्टेंस है, 0.05 स्क्वायर, और ये वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पॉइंट ए पर जो हमने कैलकुलेट करी थी। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, EB1 की वैल्यू आ गई है 3.6 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक। अब EB1, EB2 को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। EB2 का के लिए भी सेम फार्मूला 1/4πε0 Q2/r², इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 हो गई। Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 की पावर -8, सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। R कितना, अब देखिए बी पॉइंट, हमें बी पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए Q2 चार्ज का, तो ये 0.05 + 0.05 कितना हुआ, 0.1, और फिर प्लस 0.05 कितना बन गया, 0.15 मीटर, यानी कि 0.15 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये सॉल्व होके हो गया 90 आपका, डिवाइड 515 225 × 10 की पावर, ऊपर जाके -4 है, ठीक ना, r² 10 की पावर -2 -4 + 4 बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक पावर कम कर देते हैं, इसको 900 कर देते हैं, 3, और ये वैल्यू आ गई 5 4 × 20 25, 5 × 25, 5 1 × 5 40, 5 8 × 40 0, 5 9 × 45, 5 3 × 15 35 से 39 1 9 9 4 × 30, यानी कि ये वैल्यू आ गई 4 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। हमारा EB1 कितना आया है, 10 की पावर 4 में चल रहा है, इसको भी 10 की पावर 4 ही बना लेते हैं। तो 10 की पावर 4 बनाने के लिए 0.4 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। EB1 भी आ गया, EB2 भी आ गया। अब EB कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में बड़ी वैल्यू किसकी है, EB1 की वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू EB2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। EB1 हमारा कितना है, 3.6 × 10 की पावर 4 माइनस 0.4 × 10 की पावर 4, ये वैल्यू आ गई 0.6 में 3.2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स लेफ्ट। ये वैल्यू किसकी आ गई है, EB2 की। 2 पॉइंट पर कैलकुलेट हो गया है, EB1 भी हो गया एंड EB2 भी कैलकुलेट हो गया, ठीक। लास्ट पॉइंट बचता है पॉइंट नंबर C। तो पॉइंट C पर चलते हैं। अगेन द प्रोसेस विल बी सेम प्रोसेस है। तो चार्ज Q1 पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अवे फ्रॉम द चार्ज हम दिखा देंगे इस तरफ जाता हुआ, इसका नाम EC1 कर लिया। नेगेटिव चार्ज पे टुवर्ड्स द चार्ज, इसका नाम हो गया EC2, ठीक। EC1 EC2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। EC1 1/4πε0 Q1/r², 9 × 10 की पावर 9, Q1 कितना 10 की पावर -8, R कितना है 0.1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो हो गई 90, नीचे बचा 1 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा, सही ना। 0.1 1 × 10 की पावर -2 -4 सॉरी 1 ×
90 बची, 0.1, 1 इंटू 10 की पावर -1, तो ये बन गया -2, ऊपर जाएगा 90 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलाम। ठीक, इसको 9 कर देते हैं, 9.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। इसी कैलकुलेशन फिर से चेक कर लीजिएगा। 9 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8, 0.1 का है डिस्टेंस यहाँ से, 0.1 स्क्वायर, तो ये बन गया 1 10 की पावर -2, 1 10 की पावर -1 था, स्क्वायर हो जाएगा, 10 की पावर -2 बन गया, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, EC2 निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/r², 1/4 पाई की जगह पर हमने लिख दिया 9 10 की पावर 9 10 की पावर -8, r कितना है 0.1 का होल स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड सारी वैल्यू सेम है, तो EC1 EC2 दोनों बराबर आ जाएगा। 9.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम EC2। ठीक, ट्रैक्टर आने लग गया था तो कट कर दिया था वीडियो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो EC1 EC2 दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हमें EC चाहिए, ठीक है ना, हमें पॉइंट C पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्योंकि ये दोनों EC1 EC2 कैसे वेक्टर क्वांटिटी। तो अब देखिए यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं, और हम लोग दोनों ही तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पर, और फिर आपके लिए जो आसान लगे आप उसको ऑप्ट कर लीजिएगा। ठीक, एक तो हमारे पास है वेक्टर रिजोल्यूशन वाला मेथड। ठीक है, रिजॉल्व कर लेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई। अच्छा, ये एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 होगा। और अब EC के दो कंपोनेंट, EC1 cos 60 और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट EC1 sin 60। ऐसे ही EC2 का जो कंपोनेंट होंगे EC2 cos 60, क्योंकि ये भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला डायरेक्शन EC2 sin 60। तो अब हम सिग्मा y जब लेते हैं, ठीक है ना, समेशन ऑफ FY डायरेक्शन FY देख रहे हैं, तो उसमें क्या है EC1 sin 60 अपवर्ड, EC2 sin 60 डाउनवर्ड, और दोनों EC1 EC2 सेम मैग्नीट्यूड के साथ है, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास FY वाला डायरेक्शन वर्टिकल कंपोनेंट कितने हो गया, 0 हो गया। हॉरिजॉन्टल में दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो EC की जो फाइनल वैल्यू होगी क्या हो जाती है, वैल्यू √fx² + fy² होती है। जब fy हमारा 0 हो गया तो fx के ही बराबर आएगी। ठीक है, तो सिंपली डायरेक्टली हम ऐड कर ले रहे हैं EC1 cos 60 + EC2 cos 60। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ट्वाइस ऑफ EC1 cos 60 हो गया, और वैल्यू है कितनी 9 × 10 की पावर 3, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो EC की वैल्यू आ गई 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। तो यानी कि तीनों पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गए, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, तीनों पर कैलकुलेट हो गए। ठीक, अच्छा, अभी हमने कहा था इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीके का मतलब है यहाँ पर कि दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर किसी एक पॉइंट पर जुड़ के जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमने कब पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर हमने किस में पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था, तो उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। यानी कि जब दो फोर्सेस लगे होंगे, ठीक है ना, इस तरह से लगे, किसी एक पॉइंट पर लग रहे, या इसको डेफिनेशन क्या थी कि इफ़ टू vectors are represented in magnitude and direction by the adjacent side या by the two adjacent side of a parallelogram, then the resultant of these two vector will be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through the point of intersection of these two vectors। ठीक है ना, जब भी कोई दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट की जाती है, तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से पास होता हुआ जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कौन से डायगोनल से, जो इन दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। ठीक है, यहाँ पर अब दो एडजेसेंट साइड हम बना सकते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू आती थी, क्या आती थी, अगर दो फोर्सेज मान लीजिए P और Q फोर्स है, तो P² + Q² + 2PQ cos थीटा, ये वैल्यू आती थी। ठीक है ना। अच्छा, इसमें पहले डायरेक्शन भी मेंशन कर दें, तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट, तो ये आंसर हमारा आ चुका है टुवर्ड्स राइट। ठीक, अब इससे चलते हैं, रिजल्टेंट हमें चाहिए यानी कि EC चाहिए, √EC1² + EC2² + 2EC1 EC2 cos थीटा, ये दोनों वैल्यू सेम है, EC1 EC2 दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो ये बन जाएगा 2EC1² + 2EC1²
कॉस, अब थीटा कितना रखना है, थीटा होता था दोनों फोर्सेस या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यहाँ पर कितना एंगल है 120, तो कॉस 120। इसमें से हम ई सी वन को अगर हम कॉमन ले लें, ई सी वन स्क्वायर 2 ई सी वन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर तो ई सी आ जाएगा, ई सी वन, ये बचा हमारे पास 2, ठीक, 1 कॉस 120 की वैल्यू -1/2, ठीक ना, -1/2, इसको हम लोग 2 बाहर अगर ले लिया तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद फर्दर इधर करते हैं सॉल्व, तो ये -1/2, 1/2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये वैल्यू सीधे सीधे आ गई ई सी की वैल्यू ई सी वन के बराबर, और ई सी वन हमारा कितना है 9×10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सेम आंसर आ गया, तो कहने का मतलब चाहे हम इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर लें, चाहे तो हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कर लें। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो होता है वो जनरल मेथड होता है, 2 फोर्स हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, सबके लिए हो जाएगा। लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब नंबर ऑफ फोर्सेज या नंबर ऑफ वेक्टर्स सिर्फ 2 होंगे। जैसे यहाँ पर थे तो यहाँ लग गया, लेकिन अगर 3 लगते हैं, अभी आगे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ पर हमें इसी से ही करना पड़ेगा, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से ही करना पड़ेगा, ठीक। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें सिखा के गया। एनसीईआरटी की यही एक स्पेशलिटी है, खूबी है कि हमें क्वेश्चंस जो दिए होते हैं वो बड़े ही सिलेक्टेड होते हैं, चुने हुए क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, ठीक ना। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में हमने सीखा वो ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें डायरेक्शन, दूसरी चीज़ हमने सीखी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन की कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक। तो इस वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम पूरे एनसीईआरटी का आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें, ठीक।